स्वागत है दोस्तों आपका आज की नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेस मिशन के ऊपर। दोस्तों हम जानेंगे कि स्पेस मिशन क्या है और ये क्यों जरूरी है और इससे हम लोगों को क्या मिलता है, हमें क्या बेनिफिट होते हैं, बिजनेस में हमें किस तरह से बेनिफिट मिलते हैं, टेक्नोलॉजीज के मामले में जानेंगे कि मून मिशन चंद्रयान 3 में कौन कौन सी ऐसी हाई टेक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है और वो टेक्नोलॉजीज किस तरह से काम करती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चीज आपके लिए तो फ्री हो सकती है बट उससे मुझे काफी मोटिवेशन और काफी मदद मिलती है। मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले दोस्तों आप लोग ये जान लो कि स्पेस मिशन क्यों जरूरी है और हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स हम लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट से हमें समय रहते ही जानकारी मिल सकती है, जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड, और इसके कारण कि हम समय रहते ही प्रिपेयर हो सकते हैं और होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि हमारी नेबर कंट्री जैसे चाइना, पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखने के लिए हम लोगों को मिल जाती है एक्स्ट्रा आंखें, क्योंकि अब चाइना को भारत से इतना ज्यादा लगा हुआ है कि बार बार अपने बंदे अरुणाचल में और लद्दाख में भेजते रहते हैं और फालतू में कोई सेटलमेंट बनाने की कोशिश करता रहता है। बट इन सारी चीजों की जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से इसरो तक पहले ही पहुंच जाता है। 10 से ज्यादा सैटेलाइट्स जो चाइना की ऐसी नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती रहती है। 2019 की वो बात तो आपको याद होगी जब उड़ीसा में फेनी साइक्लोन आया था और इसरो की सैटेलाइट ने ही हमें समय रहते वार्निंग दे दी थी। इसरो की सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन की वजह से ही हम लोग उड़ीसा में 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर पाए थे और जिसके कारण आज उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 है। और इसरो ज्योग्राफी को स्टडी करके हमें डेटा प्रोवाइड करवाता है और उसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को मिल जाती है गाइडेंस। ये था दोस्तों कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए स्पेस मिशन और सैटेलाइट्स हम लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है रिसर्च यानी कि दूसरे प्लैनेट्स पे जाके ये चीज रिसर्च करना कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, कौन से कंपोनेंट्स है जो हमारे इस अर्थ को इतना ज्यादा हैबिटेटेबल बनाता है, इसके कारण यहाँ पर जीवन संभव है। आज तक हमने 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है बट उनमें से कितनों पे लाइफ संभव है और कितने एक्सोप्लैनेट पे नहीं है दोस्तों, ये सारी चीजों को हम यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसी धातु जो अर्थ पर आपको नहीं मिल रही है या फिर कम मात्रा में मिल रही है, हो सकता है किसी और प्लैनेट पे रिसर्च करने से आपको काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाए, जैसे कि यूरेनियम, टाइटेनियम, प्लेटिनम, गोल्ड या फिर कोई ऐसी धातु जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आए और काफी ज्यादा मात्रा में मिलने की संभावना हो सकती है। और यहाँ तक कि इसरो की हाई टेक्नोलॉजीज की वजह से हम लोग काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर कैसे, तो आइए वो भी बताता हूँ। जैसे कि इस पूरी दुनिया में 72 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी स्पेस एजेंसीज है, पर काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजीज नहीं है कि जो अपना स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कर सके या फिर सेफली लैंड करवा सके। और इसलिए इसरो दूसरी कंट्रीज के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। अब तक हमने 28 कंट्रीज के लिए 240 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए और जिसके लिए भारत एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करता है। तो ये था दोस्तों कि स्पेस मिशन क्यों जरूरी है और उससे हम लोगों को क्या फायदा होता है। अब हम बात करेंगे मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में और उसकी कुछ ऐसी हाई टेक्नोलॉजीज के बारे में कि वो किस तरह से काम करती है। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ मून मिशन चंद्रयान 3 के ऊपर। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि मून मिशन चंद्रयान 3 में कौन कौन सी हाई टेक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है और साथ ही साथ ये मिशन हमारे लिए इतना ज्यादा खास क्यों था। मतलब ये चीज काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली दोस्तों, बट शर्त ये कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चंद्रयान 3 जो था दोस्तों वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है और 23 अगस्त 2023 को हम लोग चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करते हैं। मतलब कि एक ऐसी सतह जहां पे आज दिन तक कोई भी नहीं पहुंच पाया हो, तो उसके बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि वहां की सतह कैसी होगी, वहां पे टेम्परेचर कितना होगा, हमें कौन कौन सी चीजों का, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसी जगह पर मतलब चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला भारत बनता है पहला देश, यानी कि ऑल क्रेडिट गोज टू इसरो साइंटिस्ट। अब आप इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा इस तरीके से समझो। 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 के मिशन में थे 3 मेन कंपोनेंट्स, जिसमें लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर था। बट 2023 के इस मिशन में यानी चंद्रयान 3 में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया गया था। इसमें लगे हुए थे 2 कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स, जिसमें था आपका लैंडर एंड रोवर, क्योंकि 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट कर लिया था, तो इस बार ऑर्बिटर को भेजने की जरूरत नहीं थी। देखो मून पर पहुंचना जितना ज्यादा जरूरी था उतना ही ज्यादा जरूरी था वहां पर होने वाले मिशन। तो इस रिसर्च को आसानी से समझने के लिए मैं इसको 3 हिस्से में बांटता हूँ। पर एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें कि एक पेलोड था, पेलोड यानी उपकरण, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड थे और प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड थे। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसमें एक पेलोड लगा है जिसका नाम है शेप, यानी कि स्पेक्ट्रोपोलोरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। और ये मून को नहीं बल्कि मून से अर्थ को ऑब्जर्व करेगा कि अर्थ में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, कौन से कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ संभव हो। मतलब कि शेप ये स्टडी करेगा कि अर्थ से आने वाले लाइट रेज कैसे दिखते हैं और इससे मिलते जुलते लाइट रेज और कहां से आ रहे, कौन से एक्सोप्लैनेट से आ रहे हैं, कौन से प्लैनेट से आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पता चल सकता है कि अर्थ के अलावा और भी किसी प्लैनेट पे लाइफ संभव हो सकती है।
आइए अब बढ़ते हैं हम लोग विक्रम लैंडर की तरफ। तो विक्रम लैंडर का जो पहला पेलोड है वो है इल्सा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक्स आते हैं वैसे ही चांद पे मून क्विक्स आते हैं। यानी चंद्रयान 3 जो है मून के सरफेस को ही नहीं स्टडी करना चाहता बल्कि उसके कोर को भी स्टडी करना चाहता है, और ये चीज पॉसिबल हो सकता है साइस्मिक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके। तो अगला जो पेलोड है वो है रामबा, यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बॉन्ड्स हाई फॉर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो आप सभी लोगों को एटमॉस्फेयर के बारे में तो मालूम होगा, बट क्या आपको पता है कि इस अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर भी है जो हमें सूरज से आने वाले रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अगला पेलोड है चास्ते, यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो अगर इन फ्यूचर हम लोगों को ह्यूमन कॉलोनीज बनानी है चांद पर, तो हमें वहां पर लोगों को भेजना होगा और वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, और उसके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा जो कि वहां के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। क्योंकि चांद पर जो है टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटेड है, जैसे कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात को बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को कंट्रोल कर दिया तो जो इंसान है बिल्डिंग के अंदर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें मून की हीट को स्टडी करना बहुत जरूरी। अब विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये रोवर विक्रम लैंडर के बस 500 मीटर के दायरे में ही रह के एक्सप्लोर करेगा। तो जो काम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक सोलर पावर्ड रोवर है जो विक्रम से कम्युनिकेट करेगा और फिर विक्रम से इंफॉर्मेशन इसरो तक पहुंचेगी, यानी हमारे साइंटिस्ट। इसमें भी 2 पेलोड है, जैसे कि APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दिस इज लाइक अ गन, बट एक नॉर्मल गन नहीं, ये एक रेडियो एक्टिव गन है। ये स्टडी करेगा वहां की सॉइल को कि वहां की मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट्स है। मतलब कि अगर हमें इन फ्यूचर वहां पर कॉलोनीज बनानी है तो वहां की मिट्टी से हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ताकि अर्थ से हमें कम से कम इक्विपमेंट्स ले जाने की जरूरत पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय सिया राम।